पाकिस्तान के लिए जुमे का दिन आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। दरअसल टेरर फंडिंग के लिए पैसा मुहैया कराने और पैसों पर निगरानी रखने वाली आलमी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए फंडिंग को लेकर 40 पैमानों में से 32 में खरा नहीं उतरा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक इस मामले में चर्चा चली, पर पाकिस्तान है कि इस कदर इस तरह की करतूत में बदनाम मुल्क है कि खरा उतरना तो दूर, ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब ब्लैक लिस्ट की तैयारी है। अगर पाकिस्तान FATF के जरिए ब्लैकलिस्ट हुआ तो उसकी इकोनॉमी में 10 अरब डॉलर का झटका लगेगा और यह पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए झेलना एक मुश्किल काम होगा, जो कि खुद बेहद खराब मईशत के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान के साथ तलखी हो या उनका अंदरूनी खलफिशार, वहां पर हालात बदतर हैं। कहीं अरब से पैसा, कहीं अमेरिका से पैसा, ये काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऐसे में अगर ये झटका और लगता है, अभी तो ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट की तैयारी है। अभी अक्टूबर में फिर इसकी बैठक होने वाली है और उसमें फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान को क्या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरह से आलमी उमूर में अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, अपनी रणनीति का मुजाहरा कर रहा है, अपनी कूटनीति का मुजाहरा कर रहा है। मोदी हुकूमत लगातार इसके लिए कोशिश करे 370 कश्मीर से हटने के बाद और पाकिस्तान की बौखलाहट के बाद, उसका भी असर दुनिया भर से पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो गया है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, फिर मैं फ्रांस की बात भी करूंगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की आलमी घेराबंदी का असर दिखने लगा है? मेरा पहला सवाल। आज का हमारा दूसरा सवाल, FATF की कार्रवाई से पाकिस्तान क्या बड़ी माली मुसीबत में यानी आर्थिक संकट में फंसा है? इस पर बात करेंगे। तीसरा सवाल, आर्टिकल 370 हटाने पर फ्रांस का रुख भारत के लिए कितना अहम? चौथा सवाल, आर्टिकल 370 हटाने के बाद PM मोदी का मुस्लिम ममालिक का पहला दौरा कितना अहम, क्योंकि इसके बाद बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का दौरा करने जा रहे हैं वजीर आजम। फ्रांस से वहां आगे जाएंगे और उनको UAE का सबसे बड़ा शहरी एजाज भी दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ ज़ायद। पांचवा सवाल, कश्मीर पर पाकिस्तान की बौखलाहट को दुनिया क्यों कर रही है नजरअंदाज? अमेरिका ने भी कह दिया कि अपना अपना देखो, आपस में निपटो। इसके बाद फ्रांस ने भी कहा कि पाकिस्तान को जारहाना अंदाज से काम नहीं लेना चाहिए, बौखलाहट नहीं दिखाना चाहिए और ये दोनों मुल्कों के बीच का मामला है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं और हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है 370 हटाना, ये फ्रांस ने कह दिया है। तो G7 इजलास में हिस्सा लेने वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को पेरिस पहुंचे। पेरिस में PM मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। आज PM मोदी ने पेरिस में हिंदुस्तानियों को भी खिताब किया था। PM मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी पर सख्त इंतबाह मिला है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो के साथ मुश्तरका बातचीत के बाद फ्रांस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ है और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया में किसी से भी हिमायत नहीं मिलने वाली है। पेरिस में PM मोदी के इस मेगा शो पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की नजर थी। PM मोदी क्या बोलेंगे, इससे पाकिस्तान डरा हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तानियों को खिताब करने से पहले फ्रांस दौरे के पहले दिन जो हुआ वो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। PM मोदी ने फ्रांस के सदर से करीब 1.5 घंटे बात की और उसके बाद लीडरान ने जो कहा उसमें पाकिस्तान के लिए इंतबाह के साथ सख्त पैगाम भी था। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रो का धन्यवाद देते हैं। फ्रांस में वजीर आजम मोदी के दौरे को लेकर पाकिस्तान परेशान क्यों था, इसे समझिए।
कश्मीर को लेकर इमरान खान कई बार अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जाने की गीदड़ भभकी दे चुके हैं। फ्रांस उसी सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखने वाला मुल्क है। अब ऐसा मुल्क अगर हिंदुस्तान के साथ है तो पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। m'a décrit la situation qui prévaut après la décision de l'Inde d'abolir le statut spécial de l'État de Jammu et Cachemire. Et j'ai pour ma part rappelé qu'il appartenait à l'Inde et au Pakistan de résoudre leurs différends dans le cadre bilatéral, qu'il est de la responsabilité des deux parties d'éviter toute dégradation sur le terrain de nature à conduire à une escalade, de même que tous les efforts doivent être faits pour mettre fin à l'organisation d'actions terroristes. पुलवामा हमले और पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर फ्रांस हिंदुस्तान के साथ था और फ्रांस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो हिंदुस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके लिए हमारी हमदर्दी, हम दहशतगर्दी पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी और सदर मैक्रों के बीच दहशतगर्दी पर जब चर्चा हुई तो उन तंजीमों पर भी बात हुई जो पाकिस्तान की जमीन से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की सप्लाई करते हैं। जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के साथ साथ अल-कायदा और ISIS जैसी दहशतगर्दाना तंजीमों की फंडिंग भी दोनों लीडरान की बातचीत में अहम मुद्दा रहा। इसके साथ साथ सरहद पार दहशतगर्दी के मुद्दे पर भी दोनों लीडरान में बातचीत हुई। भारत और फ्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है। पेरिस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी का वहां हवाई अड्डे पहुंचने पर यूरोप और खारजा मामलों के वजीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात हुई। दोनों लीडर काफी देर तक टहलते हुए बातचीत करते रहे। पेरिस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल करने वालों में हिंदुस्तानी नजाद मुस्लिम भी शामिल थे। हाथ में तिरंगा लिए मुस्लिम तबके के लोगों ने वजीर आजम थे। पेरिस में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे भी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे थे फ्रांस की हैं कि हिंदुस्तानी नज़ाद वहाँ के लोग जो हिंदुस्तान से वहाँ गए हैं, बसे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सभी तबकों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके बीच जब पहुंचते हैं तो वो किस कदर खुश होते हैं, किस तरह से उनका इस्तकबाल होता है। हिंदुस्तान में तो लोग खुश हैं ही, लेकिन दुनिया में भी जहां जहां हिंदुस्तानी हैं, जो इस हुकूमत की कारकर्दगी रही है, और अगर हम पिछले 70, 80 या 100 दिनों की बात करें तो जिस तरह से काम हुआ है वो तो अपने आप में जबरदस्त है। कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना और उसके बाद पूरी दुनिया का हमारा साथ देना, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, एक के बाद एक सख्त फैसले, लेकिन अवाम के हक में फैसले, हिंदुस्तान के हक में फैसले। इस पर मैं और तफसील से बात करूंगा। हम आज इस तरह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से हमने घेर रखा है। हर दिन वैसे तो उसका ब्लैक डे होता है, लेकिन आज जुमा है, ब्लैक फ्राइडे पाकिस्तान के लिए। खास तौर से अक्टूबर में अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया FATF की, तो फिर $10 अरब का बड़ा नुकसान झेलने के लिए वहां की इकोनॉमी को तैयार रहना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है इस पर तफसील से बात करने के लिए, विषय के जानकार भी हैं, सब्जेक्ट की जानकारी भी, उनसे हम चीजों को तफसील से समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त सुशील कुमार शर्मा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं और एक बहुत बड़े ग्रुप से आप
जुड़े हुए हैं, उसके प्रोफेसर हैं और हेड भी हैं। खैर मकदम है आपका। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और इतिहास की, तारीख की जानकारी आपके पास है, चलते फिरते गूगल हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, मरकजी हुकूमत में आप HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य हैं और MRM की जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है जो कि दूतावासों के संपर्क में रहती है, जहां से भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, उसके भी आप अहम मेंबर हैं, रुकन हैं। सर खैर मकदम है आपका। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्डा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के इंसाइक्लोपीडिया हैं और इनसे इस तरह के मामलों में अगर इनको ना बुलाया जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता हमारे नाज़रीन के साथ। तो संजय जी आपका बहुत स्वागत है, बड़ी गुजारिश के बाद आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। तो आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। तो मैं सबसे पहले संजय जी आपके ही पास आना चाहूंगा। एक और झटका पाकिस्तान को हर तरफ से जो है जकड़ के रखा गया है। पाकिस्तान जिस तरह से बिलबिला रहा है, बौखला रहा है, उसको लग रहा था कि कश्मीर पर वो तो पूरी दुनिया को अपने फेवर में कर लेगा। उनके विदेश मंत्री लगातार घूम रहे हैं, इमरान खान लगातार यहां वहां अपील कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दुनिया का वो रुख ही नहीं। आपने फ्रांस का रुख भी देख लिया, आपने इस तंजीम का भी रुख देख लिया जो कि नजर रखती है टेरर फंडिंग को लेकर के और बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की उस मामले में। 40 में से सिर्फ 40 में से 32 मानकों को वो पूरा नहीं कर पाए। मतलब दाल में तो काला है ही ना, है उनकी करतूत इस तरह की, वो क्या पूरा कर पाएंगे? जो खुद टेरर, जिनका पैसा टेरर फंडिंग में लगता है, जो अपने आसपास के लोगों को डराना धमकाना जानते हैं, चलाना चाहते हैं, वो उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और दुनिया उनको ऐसे जज ना करे तो कैसे करे? सर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पूरे जो वर्ड है वहाँ का किस प्रकार से जो फाइनेंशियल एड्स होती हैं, एजुकेशनल एड्स, मेडिकल एड्स और तमाम जो तरह की एड्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क को दी जाती हैं और एक जो कि यूनाइटेड नेशन से आती हैं या वर्ल्ड बैंक और तमाम जगहों से जो आती हैं, वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होती हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो ये जो टास्क फोर्स है, इस टास्क फोर्स ने इसका अवलोकन किया कि ये हर देश का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ये चीज इसका देखने का फर्ज है। वो इन्होंने देखा, अब पूरी चीज उसके मानक इन्होंने निकाले हुए हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस जगह पे कौन सा पैसा खर्च हो रहा है। एजुकेशन के लिए स्पेसिफाइड फंड दिया है, क्या वो एजुकेशन के लिए हो रहा है? दवाइयों के लिए जो फंड्स दिए जा रहे हैं गरीब मुल्कों को या उनको, पाकिस्तान के संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो क्या उसी में खर्च हुए हैं, उसका कुछ और कहीं पे गलत इस्तेमाल हुआ है? तो ये देख के शॉकिंग है, ये शॉकिंग है कि 32 मानक ऐसे हैं जो वो बताते हैं कि वहां पे पाकिस्तान फेल हो गया, यानी कि सिर्फ 8 जो इसलिए तत्काल प्रभाव से ग्रे लिस्ट में तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया और नेक्स्ट स्टेप ब्लैक लिस्ट है। ग्रे के बाद अगला ब्लैक होता है अक्टूबर में वो और उस अगर इसका प्रभाव देखिए कितना बड़ा है, टोटल $10 अरब का फर्क पड़ेगा, चिरमरा जाएगी ये। वैसे ही पाकिस्तान, आप जाके गूगल में डालिए एड्स टू पाकिस्तान तो आपको पता चलेगा कितनी एड लेता है पाकिस्तान, कितना पूरे विश्व के ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान। और फिर ऐसी हरकत के उसी विश्व को आप परेशान कर रहे हैं। इस तरह की चीजें, ऐसी चीजें जो कि किसी भी एक सोसाइटी में मानी ही नहीं जा सकती, उन चीजों को करके आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अपने यहां पे उन तमाम डॉन्स को आपने पनाह दे रखी है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है बड़े बड़े मुल्कों ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो आतंकवादी हैं, वो लोग गलत लोग हैं। और इनके यहाँ तो ओसामा बिन लादेन पकड़ाता है, इससे बढ़कर और क्या बात? और तो ये क्या बताएंगे दुनिया को? तो ये जो एक इसमें भारत की भी एक बहुत बड़ी जीत है। भारत पिछले कई वर्षों से जो है हर फोरम पे, हर जगह पे इनके इन तमाम चीजों को दिखाता है, आया रहा है कि देखिए ये आईना है असली पाकिस्तान का। तो अब जबकि ये इस बेसिस में यहां पे हम देखें तो ये मेरे को लगता है कि इंडिया की भी जीत है कि जो इंडिया ने आईना पूरे विश्व को दिखाया कि ये एक ऐसा मुल्क है जो न केवल हमें परेशान कर रहा है बल्कि पूरे वर्ल्ड के पीस और सॉवरेनिटी के लिए ये खतरा है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल जी। सैयद यासिर जिलानी साहब,
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर से 32 मिनट तक फोन पर बात करते हैं, चीजें एकाएक बदल जाती है, पाकिस्तान को डांट पड़ती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर से मुलाकात करते हैं, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो कहते हैं कि आप अपना अपना देखो और पाकिस्तान अपनी हद में रहे, इस तरह का बयान सामने से जाता है। उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पूरे 370 आर्टिकल हटने के बाद पहली बार दो जो है मुस्लिम बहुल मुल्कों की या मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर उनको एक बड़ा शहरी एजाज भी मिलने जा रहा है और वहां से भी मुस्लिम दुनिया को बड़ा एड्रेस होने की उम्मीद है, जिसको लेकर पाकिस्तान जिस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है, कैसे देखें। और लगातार चीजें जो है हमारे फेवर में आती जा रही हैं। देखिए, हम लोगों ने बार बार जब भी बात हुई है अपने वजीर आज़म को लेके 2014 से लगातार हम उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और पूरे आलमी उमूर जिसकी बात होती है बरे सगीर की, जो दुनिया के जितने भी देश हैं आज भारत की तरफ देख रहे हैं। आज पाकिस्तान पे भी मैं चर्चा सेकंड उसमें आऊँगा। आप देखिए कि कैसे पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया के देश बदल रहे हैं। बहरीन जा रहे हैं, बहरीन जैसे इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनने जा रहा है। ये किसकी देन है? ये हमारे वजीर आजम की देन है। ये क्या लोगों के अंदर एक मैसेज देती है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत का सांझी विरासत का जो एक जो अलंबरदार जिसको कहा जाता है भारत को, कि जो सबसे बड़ा पुरोधा है इस मामले में लोकतंत्र को लेके और तमाम जो सांझी विरासत को अपने अंदर समा के रखा है, आज वो दुनिया के देशों में दिखाई दे रहा है, जिसमें बहरीन है। यूएई के अंदर जो सबसे बड़ा एजाज है यूएई का, वो मिलने जा रहा है उनको। जो ऑर्डर ऑफ जायद की बात आपने कही है, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की नज़र, दुनिया एक एक मिनट में आप देखिए इमैनुअल मैक्रो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट जो फ्रांस के हैं, उन्होंने अपने खिताब में सबसे पहले जो हमारे यहाँ घटना हुई, इतनी दर्दनाक घटना कश्मीर के अंदर, उसका जिक्र किया है। उनको उन लोगों उसमें शहीद हुए जवानों के लिए खराज अकीदत पेश किया है। ये दुनिया की जो तस्वीर और दुनिया से मैसेज, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत माइन्यूट तरीके से एक ज़माने से भारतीय राजनीति और भारतीय सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहली बार दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आपकी जो मौजूदा सरकार है, उसके वजीर आज़म का जो काम करने का तरीका है वो बेहद शानदार है। खुल के बात, सभी जगह अमेरिका, दहशतगर्दी का मुद्दा जब जब हम लोगों ने उठाया है, हिंदुस्तान की तरफ दुनिया ने देखा है। और देखिए, पुरानी हुकूमतें भी यासिर जिलानी साहब ये मुद्दा उठाती थी, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में अपनी बात रखती थी, लेकिन उस वक्त दुनिया का रुख जो होता था वो 2014 के बाद बदलना शुरू हुआ। ऐसा क्यों? मेरी वही बात है आपसे कि क्या ऐसा है? देखिए, हमने अपनी बात कान में जाकर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फूंकते हैं, हमने अपनी ताकत का इजहार, अगर आप बता पाए, क्योंकि हमने अपनी ताकत का इजहार, हमने सरकार का हिस्सा नहीं, हमने जो काम करने का तरीका इस सरकार का, एक तो ट्रांसपेरेंसी है 100%। आपको कोई भी चीज हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर क्या तौर तरीके हैं, किस तरीके से हमारे जो अधिकारी हैं वो दुनिया के दूसरे देशों के अधिकारी और वहाँ के सरकारों के साथ उनकी क्या बातचीत है, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं भारत के साथ, किस तरीके का उनका रिलेशन हो, ये आप जान सकते हैं। ये पहले, मुझे लगता है कि पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन उतनी शिद्दत नहीं दिखती थी। अब सारी चीजें ताकत के साथ। आप एक चीज और गौर नहीं करते, हमारे वजीर आजम साहब पिछले 2014 के बाद और अब तक दुनिया के जिस देश में गए हैं, उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया है। ये बहुत कम रहा है। 2014 से पहले लोगों ने हमेशा, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी में उसको बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग किया, एक पहचान दुनिया को दी है। आज दुनिया के किसी भी मुल्क में संजय जी आप जाएंगे, चाहे एशियन मुल्क हो, यूरोप का कोई मुल्क हो या दूसरे जो भी अमेरिकन कोई कंट्री है, आप अगर मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो वहां का इंसान उन मोदी जी को जानता है। ये भी पहली बार हो रहा है पूरे दुनिया में। कोई ऐसा नेता सामने आया है जिसने अपने काबिलियत के दम पे, अपने ताकत के काम करने की ताकत, कोई बहुत ज्यादा किसी को दबाव नहीं। हम देखिए, हम
दहशतगर्द को हमने खारिज कर दिया, दहशतगर्दी को हमने एक रेड निशान लगाते ना कि अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमने 2014 पे उसको एक तरीके से रेड लाइन लगाई कि अब अगर आप हमारी तरफ आएंगे, दुनिया के देश हमारे साथ क्यों खड़े हो जाते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने भी दहशतगर्दी को झेला है, और जिन देशों ने दहशतगर्दी को झेला है वो भारत के साथ खड़े रहेंगे। और अफसोस भारत में तो यासीन जिलानी साहब ये भी है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अपोजिशन के एक लीडर को इसीलिए सजा मिल रही है या उनको इसलिए सीबीआई लेकर जा रही है, जो कि साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, कि वो 370 की मुखालफत हटाने की कर रहे थे। आप सोचिए एक मंत्री है, सुन लीजिए, फवाद चौधरी, वो जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब उल्टा बोलता है। उसने अभी प्रधानमंत्री के जो ये पेरिस के अंदर जो स्वागत हुआ है, जो सत्कार किए हैं, जो भारतीयता दिखाई दी है, जो लोगों ने खुल के, और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो क्या बात करेंगे, आपने उसकी तस्वीर भी सामने दिखा दी। और उन्होंने कहा कितने पैसे, मंत्री पिटाई भी खा चुके हैं। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि कितने पैसे खर्च किए हैं। मैंने ट्वीट किया था इनको, और मैंने उनको वही याद दिलाया था जो इनके ही संसद में इनके ही एमपी ने इनके लिए कहा था कि ये 2% के बेगैरत लोग हैं। मुझे कहना पड़ रहा है, ये 2% के बेगैरत लोग हैं जो अपने मुल्क में इंसानियत को मार रहे हैं, लेकिन इनको भारत से नफरत करनी है। अपने मुल्क में इंसानों को खाना नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, उनकी तरबियत जो है वो दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए, इतनी हालत उनकी चरमरा चुकी है, लेकिन वो भारत से नफरत करेंगे। भारत से नफरत इसलिए करेंगे कि उनको पूरे दुनिया में पहले लगता था कि हम उनसे खैरात और ज़कात मंगा लेंगे, लेकिन अब दुनिया को भी यह बात समझ में आ गई है कि अगर आप दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करेंगे, दहशतगर्द का इस्तेमाल करेंगे भारत या किसी भी मुल्क के लिए, वो दौर खत्म हो गया। बॉर्डर क्रॉसिंग आप अगर टेररिज्म फैलाएंगे तो दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, चीजें तेजी से बदल रही हैं, दिख भी रहा है, आपने बताया भी चीजों को लेकर के। मैं फिर आपसे इसी बात को खास तौर से इस बात के लिए आ रहा हूं, बहरीन और यूएई आर्टिकल 370 हटने के बाद मुस्लिम जो ममालिक हैं उनका पहला वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा, और पाकिस्तान ने जो माहौल बनाया, वो अपने आप को मानते हैं ना कि वो मुस्लिम दुनिया के दादा हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, और वो यही अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनकी जो औकात है दुनिया में वो क्या है मुस्लिम ममालिक की नजर में भी वो भी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कितना बड़ा मैसेज जाएगा इसके बाद अगर वजीर आजम वहां से भी कहलवाने में कामयाब हो गए कि 370 हटाना हिंदुस्तान का अपना निजी मामला है, उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं, किसी मुस्लिम मुल्क को कोई लेना देना नहीं। देखिए इमरान भाई, जहाँ तक बहरीन और यूएई के विजिट का सवाल है और आर्टिकल 370 के हटने का बहरीन और यूएई का क्या रिएक्शन होगा, ये प्रश्न है, तो ये तो जिस दिन 370 धारा हटाई गई थी उसके अगले दिन ही क्लियर हो गया था, जब 48 इस्लामिक देशों में से केवल टर्की को छोड़कर बाकी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और रही बात जहाँ तक बहरीन की और जहाँ तक रही बात यूएई की, तो ये दोनों इंडिया के बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और जो रणनीतिक, आपको इंटरनेशनल सिनारियो को समझना होगा, जो रणनीतिक भागीदारी होती है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, वो कुछ बिंदुओं पर आधारित होती है, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को ध्यान में रखते हुए। जहां तक आज की डेट में जियोपॉलिटिकल सिनारियो का सवाल है, तो जो पिछले 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटे हैं, उनके मद्देनजर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बहुत हद तक मजबूती से उभर कर आई है। आज बहुत चर्चा हो रही है, भी रिजल्ट आया है कि FATF ने पाकिस्तान को लिस्ट में डाल दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और इसी चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि FATF ने बहुत पहले से ये इंडिया का इनिशिएटिव था। US, UK, फ्रांस, जर्मनी ने 2018 में भारत के इनिशिएटिव के आधार पर ये प्रपोजल तैयार किया था कि क्यों ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, और तब कुछ सर्टेन जो है पैरामीटर दिए गए थे, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करने को कहा गया था कि ताकि ये अपनी टेरर फंडिंग को रोक पाए।
उस समय भी ये पाकिस्तान लगातार यूएई के शरण में जा रहा था कि इस लिस्ट से हमको किसी तरीके से बेल आउट किया जा सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मैं आपको बता दूं कि इसी साल 2019 में फाइनल मीटिंग होने वाली है FATF की, और जिसमें निसंदेह अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। पहला कारण मैं आपको बता दूं। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का अपना जो कमीशन है उसने ऑलरेडी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। तो जनरली ये परिपाटी होती है कि जो भी FATF में ब्लैक लिस्टेड होगा वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के अपने लिस्ट में ब्लैक लिस्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ कंटिन्यूअसली इंगेज है इस बात पर कि किस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब की सरकार बनी थी तो इमरान खान साहब ने वादा किया था अपने पाकिस्तान में कि वो वहां पर लगभग 10 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे और लगभग 5 मिलियन नए घर बनाएंगे। अगर आज आप देखें तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो 4% ग्रोथ रेट भी नहीं टच कर पा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 3% से कम की भी 3% से कम की जो है वृद्धि दर कैलकुलेट की गई है। और अभी हाल ही में एक एशियन न्यूज में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में वहां के एक डीन हुआ करते थे कैसर बंगाली साहब, उन्होंने कहा था कि पिछले 4 दशकों में ये पहली बार ऐसा है कि हमने इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति को चरमराते हुए देखा है। ये उनका स्टेटमेंट था। और मैं आज आपको बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर की इकोनॉमी को कोलैप्स किया था, उसी तरीके से इंडिया अब इस नए दौर में 21st सेंचुरी में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहा है। अभी आपने देखा कि जब पिछले महीने में इमरान खान साहब की यूएस विजिट हुई थी तो दैट विजिट वाज कंप्लीटली ऑन फॉर द रिक्वेस्ट कि हमें बेल आउट पैकेज किसी तरीके से IMF से मिल जाए। यही नहीं, पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश थी कि ये जो बेल आउट पैकेज है IMF से, इसके अलावा हमें किसी भी तरीके से कम $1 बिलियन का शॉर्ट टर्म लोन मिल जाए। जानते हैं कहां से? सऊदी अरब से, यूएई से और चाइना से। तो इन परिस्थितियों के मद्देनजर ये चीज सामने निकल के आई कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। तो जहां तक बहरीन और यूएई का सवाल है, अनडाउटेडली आर्टिकल 370 के मुद्दे पर वो इंडिया के ही फेवर में खड़े नजर आएंगे, जिसका रीजन ये है कि अभी आपने फ्रांस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट देखा। सेपरेटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि आई विल टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये बायलैटरल इशू है, इसको दोनों ही देश मिलकर सॉल्व करें। और जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की तो उनको क्लियर कर दिया कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर था, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। तो आप देखिए इस बात पर जो मूक सहमति है, इस मूक सहमति को देखते हुए इस बात से